व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पुरी में नितिन गडकरी को पुलिस ने रोका, सुरंग परियोजना की समीक्षा करने जा रहे थे। जगन्नाथ मंदिर प्रसाद विवाद पर सियासी टकराव। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक भेंट के 100 वर्ष पूरे। तो खबरें विस्तार से। पुणे में नितिन गडकरी को पुलिस ने रोका, सुरंग परियोजना की समीक्षा करने जा रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आज उस समय पुलिस द्वारा रोका गया जब वे पुणे में एक महत्वपूर्ण सुरंग परियोजना की समीक्षा के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों या ट्रैफिक प्रबंधन की वजह से पुलिस ने मंत्री के काफिले को कुछ समय के लिए रोका। हालांकि थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट होते ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। गडकरी इस समय महाराष्ट्र में कई महत्वाकांक्षी सड़क और सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिनमें पुणे की यह सुरंग परियोजना भी शामिल है, जो क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगन्नाथ मंदिर प्रसाद विवाद पर सियासी टकराव। पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयान के बाद अब बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि कुणाल घोष को किसी भी धार्मिक विषय पर प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। कुणाल घोष कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? हम इसे प्रसाद कैसे मान सकते हैं? जिस दुकानदार को प्रसाद तैयार करने का आदेश दिया गया था, उसने कैमरे पर कहा कि वह हलाल मिठाई बेचता है। हलाल मिठाई भगवान जगन्नाथ का प्रसाद नहीं हो सकता। हालांकि टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और मंदिर समिति से जुड़ी प्रक्रियाओं को जानबूझकर विवादित किया जा रहा है। ये लोग वो दीघा का जगन्नाथ धाम के प्रसाद, इसके बारे में वो जो लोग हिंदू बोलकर जो ये मैलाइन कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहे हैं, वो पूरा फेक हिंदू है, भैजाल हिंदू है। हिंदुइज्म। कुणाल घोष कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाला? कुणाल घोष हिंदू है क्या? पहले तो तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू है कि नहीं। उसको कौन सर्टिफिकेट दिया है कि दूसरों को आप सर्टिफिकेट दें? कैसे हम मान ले प्रसाद? आप जिस दुकान से प्रसाद का ऑर्डर दिए है, वो दुकानदार ऑन कैमरा बोल रहा है वहां से हलाल मिठाई मिलता है, तो हलाल मिठाई क्या जगन्नाथ प्रभु की प्रसाद बन सकता है क्या? नहीं बन सकता हलाल मिठाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक भेंट के 100 वर्ष पूरे। पीएम मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत की शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 2 आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारकों के बीच प्रभावशाली मुलाकात के 100 साल पूरे होने का प्रतीक है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत को उस समय के प्रमुख मुद्दों वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण का प्रश्न, अहिंसा का सिद्धांत के साथ गहन जुड़ाव के लिए याद किया जाता है। ब्रह्मर्षि स्वामी सच्चिदानंद जी, श्रीमठ स्वामी शुभंगानंदा जी, स्वामी शारदानंद जी, सभी पूज्य संतगण, सरकार में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, संसद में मेरे साथी श्री अडूर प्रकाश जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिन्ने एंडे एल्ला प्रियपेट मलयाली सहोदरी सहोदरन मार्को एंडे विनित माए नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है।
एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। साथियों, शिवगिरी मठ से जुड़े लोग और संत जन भी जानते हैं कि श्री नारायण गुरु में और शिवगिरी मठ में मेरी कितनी अगाध आस्था रही है। मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी जो बातें बता रहे थे, वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे। और मैं भी देख रहा था कि उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे याद है 2013 में, तब तो मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत
वहां फंस गए थे, कुछ भक्तजन भी फंस गए थे। शिवगिरी मठ ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का संपर्क नहीं किया था। प्रकाश जी, बुरा मत मानना। शिवगिरी मठ ने, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, मुझे आदेश दिया और इस सेवक पर भरोसा किया कि भाई ये काम तुम करो। और ईश्वर कृपा से सभी संत, सभी भक्तजन को सुरक्षित में ला पाया था। साथियों, वैसे भी मुश्किल समय में हमारा सबसे पहला ध्यान उसकी ओर जाता है जिसे हम अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं। और मुझे खुशी है कि आप अपना अधिकार मुझ पर समझते हैं। शिवगिरी मठ के संतों के इन अपनेपन से ज्यादा आत्मिक सुख की बात मेरे लिए और क्या हुई। साथियों, मेरा आप सबसे एक रिश्ता काशी का भी है। वर्कला को सदियों से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। और काशी चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, मेरे लिए हर काशी मेरी काशी ही है। साथियों, मुझे भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ऋषियों मुनियों की विरासत, उसे करीब से जानने और जीने का सौभाग्य मिला है। भारत की ये विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। निवृत्ति पंचकम और आत्मोपदेश शतकम जैसी उनकी रचनाएं ये अद्वैत और अध्यात्म के किसी भी स्टूडेंट के लिए गाइड की तरह है। साथियों, योग और वेदांत, साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे। लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को समाज सुधार और समाज कल्याण का एक माध्यम बनाया। और श्री नारायण गुरु के ऐसे प्रयासों से गांधी जी ने भी प्रेरणा पाई, उनसे मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों को भी श्री नारायण गुरु से चर्चा का लाभ मिला। साथियों, एक बार किसी ने श्री नारायण गुरु की आत्मोपदेश शतकम रमण महर्षि जी को सुनाई थी। उसे सुनकर रमण महर्षि जी ने कहा था, अवर एल्लाम तेरिंजवर, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और उस दौर में
जब विदेशी विचारों के प्रभाव में भारत की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को नीचा दिखाने के षड्यंत्र हो रहे थे, श्री नारायण गुरु ने हमें ये एहसास कराया कि कमी हमारी मूल परंपरा में नहीं है। हमें अपने आध्यात्म को सही अर्थों में आत्मसात करने की जरूरत है। हम नर में श्री नारायण को, जीव में शिव को देखने वाले लोग हैं। हम द्वैत में अद्वैत को देखते हैं। हम भेद में भी अभेद देखते हैं। हम विविधता में भी एकता देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, श्री नारायण गुरु का मंत्र था, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यनु। यानी पूरी मानवता की एकता, जीव मात्र की एकता, ये विचार भारत की जीवन संस्कृति का मूल है, उसका आधार है। आज भारत उस विचार को विश्व कल्याण की भावना से विस्तार दे रहा है। आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु जैसे संतों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सैचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। लेकिन आप 10-11 साल पहले की हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। छोटी छोटी बीमारी में भी इलाज कराने का विकल्प नहीं। गंभीर बीमारी हो जाए तो जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं। करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं मूलभूत मानवीय गरिमा से वंचित थे। और ये करोड़ों लोग इतनी पीढ़ियों से इन कठिनाइयों में जीते चले आ रहे थे कि उनके मन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद तक मर चुकी थी। जब देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी पीड़ा और निराशा में थी, तब देश कैसे प्रगति कर सकता था। और इसलिए हमने सबसे पहले संवेदनशीलता को सरकार की सोच में ढाला। हमने सेवा को संकल्प बनाया। इसी का परिणाम है कि हम पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों
गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाई। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है। और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, उसमें घर की संकल्पना साकार होती है, तमाम जरूरी सुविधाएं होती है। हम 4 दीवारों वाली इमारत नहीं देते, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। इसलिए पीएम आवास योजना के घरों में गैस, बिजली, शौचालय जैसी हर सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे आदिवासी इलाकों में जहां कभी सरकार पहुंची ही नहीं, आज वहां विकास की गारंटी पहुंच रही है। आदिवासियों में, उसमें भी जो अति पिछड़े आदिवासी हैं, हम उनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है। उससे आज कितने ही इलाकों की तस्वीर बदल रही है। इसका परिणाम ये है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति में भी नई उम्मीद जगी है। वो न केवल अपना जीवन बदल रहा है, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी मजबूत भूमिका देख रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। हमारी सरकार भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे देश में आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें महिलाओं की एंट्री ही बैन थी। हमने इन प्रतिबंधों को हटाया। नए नए क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार मिले। आज स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को, उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री नारायण गुरु कहते थे, विद्या कौन प्रबुद्धर आऊ का, संगठना कौन शक्तर आऊ का, प्रयत्नम कौन संपन्नार आऊ का। यानी एनलाइनमेंट थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। उन्होंने खुद भी इस विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी थी। शिवगिरी में ही गुरुजी ने शारदा मठ की स्थापना की थी। मां सरस्वती को समर्पित ये मठ, इसका संदेश है कि शिक्षा ही वंचितों के लिए उत्थान और मुक्ति का माध्यम बनेगी। मुझे खुशी है कि गुरुदेव के उन प्रयासों का आज भी लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कितने ही शहरों में गुरुदेव सेंटर्स और श्री नारायण कल्चरल मिशन मानव हित में काम कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के इस विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। हमने इनके दशक बाद, इतने दशक बाद, देश में
नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है, बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को भी बढ़ावा देती है। इसका सबसे बड़ा लाभ पिछड़े और वंचित तबके को ही हो रहा है। साथियों, हमने पिछले एक दशक में देश में इतनी बड़ी संख्या में नई आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान खोले हैं, जितने आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं खुले थे। इसके कारण आज उच्च शिक्षा में गरीब और वंचित युवाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खोले गए हैं। जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देश की औद्योगिक प्रगति, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे बड़े रिफॉर्म्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इन सब का भी सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को हो रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है, उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। साथियों, देश के संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमारी सरकार भी इस दिशा में सक्रियता के साथ काम कर रही है। हम शिवगिरी सर्किट का निर्माण करके श्री नारायण गुरु के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थानों को जोड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं
अमृतकाल की हमारी यात्रा में देश को रास्ता दिखाती रहेंगी। हम सब एक साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। श्री नारायण गुरु का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं शिवगिरी मठ के सभी संतों को फिर से नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत की दिशा में सभी राज्य साथ चल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आज 4 राज्यों की मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा सुखद रहता है। हम यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों की मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने आए हैं। सभी राज्य विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। इसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, इन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें, तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत, इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उसी के निमित्त हम लोग जो है यहाँ बैठक में मुद्दे को लेकर के कम बात करेंगे। नहीं, अनेक मुद्दे हैं, क्योंकि एक मुद्दा नहीं है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। हिमालयन राज्यों की अपनी बात है, हमारी सीमाओं से संबंधित है। कुछ हमारे भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वन विभाग से हैं। हमारे जो है हमने जीईपी राज्य में लागू किया है सबसे पहले। और हमारा राज्य में फुटफॉल एक बहुत बड़ी संख्या में होता है। जितनी हमारी जनसंख्या है उससे 7-8 गुना ज्यादा फुटफॉल होता है। तो ये सभी मुद्दे हम रखते हैं और बहुत सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन भी मिलता है। गृहमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलता है। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब पुणे के रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, भाजपा सांसद ने कर दी मांग। महाराष्ट्र में नाम बदलने के सिलसिले में अब पुणे स्टेशन का नाम जुड़ सकता है। पुणे के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठ रही। भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने मांग की है कि पुणे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर थोरले बाजीराव पेशवा के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्हें बाजीराव एक के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव छत्रपति शाहू जी महाराज के राज्य में सन 1720 से 1740 के बीच प्रधानमंत्री थे। उन्हें उनकी सैन्य शक्ति के साथ साथ मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए भी याद किया जाता है। इतिहास में दर्ज है कि थोरले बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। स्टेशन से भी रिलेटेड मांगे हैं और पुणे से जुड़े हुए अन्य राज्यों की और अन्य सिटीज की कनेक्टिविटी के बारे में भी मांगे की। पुणे एक ऐसी सिटी है जो एजुकेशनल हब कहा जाता है, कल्चरल सिटी है, आईटी हब है। ऐसी अहमियत वाली सिटी होने के बावजूद पुणे स्टेशन की जो अभी की अवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। उसमें सुधार होना चाहिए। पुणे एक हिस्टोरिकल सिटी है। पुणे जैसी सिटी में ऐसा स्टेशन हो जहाँ हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन वहाँ सभी लोगों को, प्रवासियों को देखने को मिले। इस तरह से इसका रिनोवेशन होना चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग, राजधानी एक्सप्रेस जो है, दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली राजधानी हो या बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली राजधानी हो, वो पुणे से होते हुए जाए, ये भी मेरी मांग थी। तीसरी मांग ये मेरी थी कि बदलापुर हो, नासिक हो, उदगीर हो, ऐसी सिटीज के लिए
पुणे से कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी है नहीं। अब नासिक में कुंभ मेला होने जा रहा है तो पुणे से नासिक एक भी ट्रेन नहीं है। ये मेरी मांग थी, कनेक्टिविटी जल्दी से डिसीजन इसके लिए हो, ये मेरी मांग थी। और ये एक मांग है कि पुणे स्टेशन के लिए श्रीमंत बाजीराव पेशवे, थोरले बाजीराव पेशवे जी का नाम पुणे स्टेशन को दिया जाए, ये मेरी मांग थी। ये मांग इसलिए है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदवी स्वराज्य का साम्राज्य विस्तार जिन्होंने किया वो है श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे, जिसका प्रतीक शनिवारवाड़ा है, जो नॉर्थ साइड उत्तर की दिशा में देखने वाला दरवाजा उसमें है। और ऐसे ही साम्राज्य का अनुसार अटक से कटक, मतलब हम मराठी में बोलते हैं अटके पार झेंडा। तो ये सारा साम्राज्य बढ़ाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे जी ने किया है, जिन्होंने 40 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई वो नहीं हारे। ऐसे एक आदर्श योद्धा जिनकी युद्ध नीति अलग अलग सैनिकों को उनके सिलेबस में सिखाई जाती है, ऐसे महान योद्धा का नाम पुणे सिटी के एक प्रोजेक्ट को नहीं देंगे तो और कहाँ देंगे। इसलिए पुणे के रेलवे स्टेशन को श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा ये नाम देना चाहिए, ये भी एक में। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। ईरान से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों ने जताया पीएम मोदी का आभार। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित वापस लाए गए भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। जियारत के लिए ईरान गए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी इब्ने हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं आजमगढ़ से हूं, हम जियारत के लिए ईरान गए थे, वहां हम बहुत मुश्किल में थे, लेकिन भारत सरकार ने हमें वापस लाने के लिए पूरी व्यवस्था की। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का दिल से आभारी हूं। ऑपरेशन सिंधु के जरिए संकट में फंसे कई भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा सुरक्षित निकाला गया है। अच्छी से अच्छा जो है हमारा हिंदुस्तान की जो है वो एम्बेसी ने हमारा बहुत मदद की। आपको सरकार से कोई तकलीफ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अपना इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। और हम लोग ईरान से भी चले आ रहे हैं, आज हम लोग की फ्लाइट हुई है और बस कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं तकलीफ, सरकार ने पूरी उधर से भी दोनों तरफ से हुई, अच्छी उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ शक। मेरा डॉक्टर फैयाज है इधर। यहाँ बहुत कुछ यार, अपना घर घर ही होता है। आपका नाम? हमारा नाम इब्ने हसन है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से आ रहे हैं। अच्छा, गए थे हम लोग जियारत के लिए। अच्छा। तो जाके परेशान थे तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतजाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ के हालात कैसे हैं? हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे ठीक है। इंडिया आके कैसा लग रहा है? भाई इंडिया तो हमारा मुल्क है ही है, देश है ही है, यहीं के हम पैदा हैं, हमारी जन्म भूमि है, तो अच्छा तो रहेगा ही। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। लालू यादव के आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर सियासी घमासान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस राजनीतिक डेवलपमेंट्स के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेज प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी पर कड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चेले हैं, जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान को कलंकित किया है। इस आरजेडी संस्कृति ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे कहा है कि ये लोग बिहार के हितैषी नहीं है, ये बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग हैं। आरजेडी कभी नहीं सुधरेगी। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ये ऐसे शिष्य हैं जो लोकतंत्र को कलंकित किए। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। ग्वालियर में राजा रघुवंशी हत्याकांड का सह आरोपी गिरफ्तार।
राजन रघुवंशी हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में फरार चल रहे सह आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के पीछे ग्वालियर और शिलांग पुलिस के बीच समन्वय और त्वरित कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। मोहना थाना प्रभारी राशिद खान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया था कि सोनम रघुवंशी का एक सह आरोपी लोकेंद्र तोमर ग्वालियर में ट्रैक किया गया। अब तक पुलिस वहां से आती है तब तक वह भाग सकता है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद अब शिलांग पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंच चुकी है और आज जिला न्यायालय से आरोपी का ट्रांजिट रिमांड लेने की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर का एक बहुत बहुचर्चित केस था सोनम रघुवंशी वाला, उसमें डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है लोकेंद्र तोमर, जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है, तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जब पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें और उसको जो है राउंड अप करवाया गया। उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है और शिलांग की टीम आ गई है, वो कार्रवाई कर रही है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से। इसको ग्वालियर पुलिस ने कब पकड़ा था इसको? कल रात में लेके आए जी। पुलिस इसको अपनी हाँ, वो टीम वहाँ से आ रही थी, क्योंकि समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में, तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी और ट्रांजिट रिमांड लेंगे। आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे। जी जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 नदियों पर कर लेंगे कब्जा, बिलावल भुट्टो दे रहे भारत को युद्ध की धमकी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत अगर सिंधु जल संधि को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों से पानी लेगा। पाकिस्तान सभी 6 नदियों पर अपने देश के जनता के लिए कब्जा कर लेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की भी धमकी दे डाली। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि पाकिस्तान युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोर्ट में फिर पेश नहीं हुए राहुल गांधी, शिकायतकर्ता ने की मांग। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 जून को भी लखनऊ स्थिति एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। ये 5वीं बार है जब राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस मामले में सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा साल 2023 में कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें सेना के अपमान का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने 11 फरवरी को समन जारी किया था, जिसे कांग्रेस नेता चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आवेदन किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गांधी की याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को कानूनन सही पाया। इसके बाद भी 4 जून और आज 23 जून को भी कांग्रेस नेता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवाद का मुकाबला करना जरूरी, एनएसए डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। भारत और चीन एक बार फिर अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक की बात, खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे